अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 17 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कर्नाटक बजट में वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी इंतखाबी हथकंडा नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हासिल होने वाले फीडबैक का नतीजा है। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए इस बजट में कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए क्या ख़ास चीज़ें पेश की हैं। किसान तहरीक के दरमियान शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के रुकन थे। तफसीलात में देखिए किसानों के एहतजाजी मुजाहिरे की ताज़ा मालूमात। दारुल हुकूमत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में फिर तहरीक एतमाद पेश किया और बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। तफसीलात में जानिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और जल्द समाअत की दरखास्त की है। इस मामले में अब तक अजीत पवार को ही असल एनसीपी करार दिया गया है। पुलिस ने हल्द्वानी केस के मुबैना कलीदी मुलजिम अब्दुल मलिक और अब्दुल मुईद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। अब दूसरी एजेंसियां भी उनकी तलाश में मसरूफ हैं। पुलिस तमाम मतलूब अफराद की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस की जानिब से एंटी सैटेलाइट जौहरी हथियार तैयार करने की मुसद्दक़ा इत्तलाआत मौसूल हुई है। ताहम अमेरिका ने यह भी कहा कि यह हथियार अभी फ़आल नहीं है और इससे कोई फौरी ख़तरा भी नहीं है, लेकिन खलाबाजों को ख़तरा लाहिक है। तुर्किया 26 फरवरी को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर करदा गजा नस्लकुशी केस के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगा। तफसीलात में जानिए इस प्रेजेंटेशन की खास बातें। म्यांमार में फौजी तरबियत के खौफ से नौजवान बैरून मुल्क भागने लगे। मिलिट्री सर्विसेज के कानून के नफाज के ऐलान के बाद से हज़ारों नौजवान म्यांमार से निकलने के लिए मुल्क के सबसे बड़े शहर यंगून में थाई सफारतखाने का रुख कर रहे हैं। यूनान में हमजिन्स पसंद जोड़ों को शादी की इजाज़त दे दी गई है। हमजिन्स ग्रुपों ने यूनानी पार्लियामान की तरफ से मंजूर किए गए कानून को एक तारीखी लम्हा और खुशी का दिन करार दिया। यूनान शादी की मुसावात के लिए कानून साजी करने वाला यूरोपीय यूनियन का 16वां मुल्क बन गया है। टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन टेस्ट करियर में 500 विकेटें हासिल करने वाले 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये एजाज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में जारी टेस्ट मैच में हासिल किया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने गुज़िश्ता रोज़ जुमा को रियासती असेंबली में 3.71 लाख करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश किया। इस बजट में हुकूमत ने अक़लियती तलबा की फ़ीस की अदायगी और वक्फ अमलाक की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किया है। इसके अलावा बेंगलुरु में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक अज़ीमुश्शान हज हाउस की तामीर का भी बजट में ऐलान किया गया। इलावा अजीज सिद्धारमैया हुकूमत ने बजट में ईसाई बिरादरी के लिए इलादा तौर से 200 करोड़ रुपए के फंड का इंतज़ाम किया है। सिद्धारमैया का कहना है कि मौलवियों और मुतवल्लियों की वर्कशॉप्स कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्टर की जाएंगी। ये प्रोग्राम अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन के ज़रिए 393 करोड़ रुपए की लागत से चलाए जाएंगे। कर्नाटक के बजट में इस बात का ख़ास तौर से जिक्र किया गया है कि रियासत में वाक़े तारीख़ी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जो महकमे आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़िम्मे है। माली साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि रियासत भर में 7.50 करोड़ रुपए की लागत से ख़वातीन के ज़रिए चलाए जाने वाले 50 कैफ़े खोले जाएंगे। इसका नाम कैफ़े संजीवनी होगा। वज़ीर आला ने अपनी बजट
तकरीर में कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी के तहत करोड़ों लोगों के हाथों में 52,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों के जरिए रियासत के हर खानदान को हर साल औसतन 50,000 से 55,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी इंतखाबी हथकंडा नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हासिल होने वाले फीडबैक का नतीजा है। अपनी बजट तकरीर में वज़ीर आला सिद्धारमैया ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक को मरकज़ी हुकूमत से फंड का अपना हिस्सा न मिलने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने महसूल खसारे के साथ बजट पेश किया और इसका जिम्मेदार मरकज़ को ठहराया। कर्नाटक के वज़ीर आला ने दावा किया कि बीजेपी हुकूमत वाली कई रियासतों को भी महसूल के मामले में नाइंसाफ़ी का सामना है, लेकिन उन्हें मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी ने इस बजट पर सख्त नाराज़गी का इज़हार करते हुए वज़ीर आला सिद्धारमैया की बजट तकरीर का बाइकॉट किया है। किसान तहरीक के दौरान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साला किसान की मौत हो गई। उनकी मौत से नाराज किसानों ने दिल्ली की जानिब कूच करने का ऐलान कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद वहां के हालात कशीदा हो गए हैं। खबरों के मुताबिक इन बुजुर्ग किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। उन्हें रात में सर्दी लग गई थी, जिसके बाद उन्हें राजपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें पटियाला के गवर्नमेंट राजेंद्र अस्पताल रेफर कर दिया गया। उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान सिंह ट्राली में 5 दिगर किसानों के साथ सो रहे थे। ये लोग शंभी बॉर्डर के पास मौजूद थे, जहां धरना जारी था। ज्ञान सिंह के भतीजे जगदीश सिंह ने बताया कि सुबह 3 बजे उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही। जगदीश के मुताबिक उन्होंने शंभू पुलिस स्टेशन के पास खड़ी एम्बुलेंस को फौरन बुलाया और उन्हें राजपुरा सिविल अस्पताल ले गए। वहां पहुंचने पर उन्हें राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पटियाला भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। एम्बुलेंस में ही उन्हें ऑक्सीजन फराहम की गई। सुबह 5 बजे तक वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको याद दिला दूं कि किसान तंजीमों के भारत बंद के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान डेरा डाले बैठे हैं। कल देर रात तक किसानों और हुकूमत के दरमियान मीटिंग होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि वो इतवार यानी 18 फरवरी तक शंभू बॉर्डर पर ही रुकेंगे। दरअसल इतवार को हुकूमत और किसानों के दरमियान चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एक बार फिर एतमाद की तहरीक पेश की है, जिस पर आज बहस होगी। इससे कबल अगस्त 2022 और मार्च 2023 में भी तहरीक एतमाद लाई गई थी। आज तहरीक एतमाद पेश किए जाने से कबल ही वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी इत्तला देते हुए लिखा था कि वो असेंबली में आज तहरीक एतमाद पेश करेंगे। हालांकि स्पीकर ने इस पर बहस हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके अरकान असेंबली को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इस ज़िम्न में उसने बीजेपी पर इल्ज़ाम भी लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया था। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस देते हुए उन इल्ज़ामात से मुतल्लिक सबूत तलब किए थे। दिल्ली असेंबली में तहरीक एतमाद पेश करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 2 अरकान असेंबली उनके पास आए और दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने बताया कि बीजेपी यानी वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लेंगे। 21 अरकान असेंबली को 25 करोड़ रुपए लेने पर राजी कर लिया गया है। वो उन्हें अपने टिकट पर इलेक्शन लड़वाएंगे। उन्हें पता चला कि उनके अरकान असेंबली से उन्होंने ही राब्ता किया है। ये कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं। उनकी इत्तला के मुताबिक उनके जिन अरकान असेंबली से राब्ता किया गया था उन तमाम ने मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि यह शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है, वो सिर्फ झूठे मुकदमे दर्ज करके हुकूमत को गिराना चाहते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में दिल्ली में इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनका एक भी रुकन असेंबली नहीं टूटेगा। ये ऐवान की काबीना पर एतमाद करता है। अलावा अजी आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी से मुतालबा किया कि वो कॉरपोरेट हाउस की तरफ से दिए गए फंड्स की मालूमात आम करे। इसके अलावा कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने पर भी एतराज़ किया। दिल्ली की वजीर आतिशी ने कहा कि पहले अपोजिशन पार्टियों को एजेंसियों के जरिए डराया और अपोजिशन लीडरों को जेल में डाला गया। अब लोकसभा इंतखाबात से कबल उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अजीत पवार धड़े को असल एनसीपी करार देने और उसे पार्टी का इंतखाबी निशान घड़ी
फराहम करने के मामले में शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा की है कि उनकी अर्जी पर जल्द समाअत की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा कि वो शरद पवार की अर्जी को फेहरिस्त बंद करने पर गौर करेगा। शरद पवार की जानिब से पेश सीनियर एडवोकेट मनु संघवी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच से मुतालबा किया कि वो इस मामले को फेहरिस्त बंद करें। संघवी ने कहा कि अगर आने वाले हफ्ते के अवाखिर में शुरू होने वाले असेंबली इजलास में शरद पवार ग्रुप को पार्टी की हिदायत के ताबे बनाया गया तो ये एक अजीब सूरत हाल को जन्म देगा। उन्होंने कहा कि इनके हालात उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि अभी तक उन्हें कोई इंतखाबी निशान मुख्तस नहीं किया गया। ख्याल रहे कि अजीत पवार धड़ा पहले ही इस मामले में केविएट की अर्जी दाखिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा कोई भी फैसला करने से कबल उनका मौक़िफ़ ज़रूर सुने, इसके बाद ही हतमी फैसला सुनाया जाए। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जुमेरात को अपने फैसले में अजीत पवार को असल NCP करार दिया। गौरतलब है कि गुज़िश्ता जुलाई में अजीत पवार ने अपने चचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था। इसके बाद वो एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत में शामिल हो गए थे जहां उन्हें नायब वज़ीर आला का ओहदा फराहम किया गया। इसके बाद दोनों फरीक़ैन की जानिब से पार्टी के इंतखाबी निशान पर दावा किया गया था। उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ जुमा को हल्द्वानी के तशद्दुद में मतलूब अफराद के पोस्टर जारी किए। उनमें मुबैना कलीदी मुलजिम अब्दुल मालिक और उसका बेटा अब्दुल मुईद शामिल हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस PS मीना के मुताबिक 8 फरवरी को बनभूलपुरा में मलिक के बागीचे से सरकारी अराजी पर तजावुजात हटाने के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था और पथराव और आतिशजनी की गई थी, जिसमें 5 अफराद हलाक और 100 से जायद पुलिस एहलकार, अफसरान और मीडिया वाले जख्मी हुए। पुलिस अब तक 42 संदों को गिरफ्तार कर चुकी है। 9 अहम मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे मार रही है। पुलिस ने तमाम 9 मतलूब अफराद के पोस्टर जारी कर दिए हैं। हल्द्वानी शहर में तमाम अहम मकामात पर पोस्टर लगाए गए हैं। आवाम से उनके बारे में मालूमात फराहम करने की अपील की गई। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जहां उन्होंने कहा कि रूस की जानिब से एंटी सैटेलाइट जौहरी हथियार तैयार करने की इतलात तशवीशनाक और परेशान कुन हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी भी मुल्क की सलामती को उससे कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि मालूमात के मुताबिक उसे अभी तक किसी मकसद के लिए तैनात नहीं किया गया। जॉन कर्बी ने कहा कि रूस ने जो एंटी सैटेलाइट एटमी हथियार तैयार की है वो फिलहाल फ़आल नहीं है, लेकिन वो ऐसे हथियार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो महज इंसानों पर हमला करने या ज़मीन पर जिस्मानी तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो रूस की इस सरगर्मी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, वो इसको बहुत संजीदगी से देखते रहेंगे। कर्बी ने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को उनकी कौमी सलामती टीम ने इस मामले के बारे में तफसील से आगाह कर दिया है। बाइडन पूरे वाक़े की बाकायदा मालूमात ले रहे हैं। उन्होंने कुछ इब्तदाई इक़दाम भी किए हैं जिनमें पार्लिमानी रहनुमाओं को इजाफी ब्रीफिंग, रूस के साथ बराह रास्त सिफारती मशगूलियत के साथ साथ उन ममालिक के साथ बातचीत भी शामिल है जो हमारे इत्तेहादी हैं या जिनके मफादात उन पेशरफ्त से मुतासिर होते हैं। कर्बी ने यह बात उस वक्त की जब एक रोज़ कबल अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन ने बाइडन पर जोर दिया कि वो इन खतरात की तफसीलात को आम करें जो रूस की जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक हैं, ताकि कांग्रेस यानी अमेरिकी पार्लियामान, इंतज़ामिया और उनके इत्तेहादी खुलकर ज़रूरी इक़दामात पर बातचीत कर सकें। एक सवाल के जवाब में जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका जो चंद माह कबल रूस की जानिब से ऐसे हथियारों की तैयारी का इल्म था, हालिया हफ्तों में ही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि सदर दरअसल शुरू से ही इससे मुतल्लिक हर पेशरफ्त से वाकिफ़ हैं, जिन्हें एक बार फिर कौमी सलामती टीम को इस बारे में आगाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रूस का रवैया अमेरिका के साथ इत्तेहादी और पार्टनर जैसा नहीं है। इसके बावजूद बाइडन ने इस मामले में रूस के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने की हिदायत दी हैं। तुर्किया की कौमी असम्बली के जस्टिस कमीशन के चेयरमैन और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के इस्तांबुल के रुकने पार्लियामान जुनैद योक्सेल ने इसराइल के खिलाफ दायर करदा नस्लकुशी के मुकदमे में लिए गए अबूरी हुक्म इम्तनाई के फैसले के हवाले से पार्लियामान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। योक्सेल ने कहा कि जमहूरिया जनूबी अफ्रीका ने अदालत से दरख्वास्त की है कि इसराइल रफ़ा शहर में अपने हमलों को रोकने के लिए इजाफी एहतियाती इक़दामात उठाने के लिए अहकामात सादिर करे। उन्होंने कहा कि अदालत की फौरी तवज्जो दिलवाना गज़ा की सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त है। योक्सेल ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को गज़ा के जुनूब में हमास की 4 बटालियन को तबाह करने और वहाँ की आबादी को मुंतकिल करने की मुश्तरका मनसूबा तैयार करने की हिदायत की थी। योक्सेल ने कहा कि रफ़ा जो 280,000 फ़लस्तीनियों की मेज़बानी करता है, इस वक्त गज़ा की निस्फ से ज़्यादा
ज़्यादा आबादी आर्जी खेमों में रिहाइश पजीर है। उन्होंने कहा कि जैसा कि रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी ने वाज़े तौर पर कहा कि रफ़ा में फ़लस्तीनी आबादी को निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लोगों के पास अब जाने के लिए कहीं और जगह बाकी नहीं बची है। योक्सेल ने कहा कि रफ़ा पर इंसानियत सोज हमला का सिलसिला जारी है। नस्ल कुशी कन्वेंशन और 26 जनवरी को अदालत का फैसला आया, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर के फैसले की संगीन और नाकाबिल तलाफ़ी खिलाफ वर्जी से भी बड़े पैमाने पर अमवात का बाइस बनी है। उन्होंने कहा कि तुर्किया 26 फरवरी को ICJ में एक प्रेजेंटेशन देगा। योक्सेल ने कहा कि तुर्किया इस मामले की हसासियत से पैरवी कर रहा है और वो पार्लियामान की जानिब से इन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा और वो फ़लस्तीनियों को ज़रूरी मदद फराहम करेगा। म्यांमार में हुक्मरान फौजी जनता ने गुज़िश्ता हफ्ते मिलिट्री सर्विस के कानून के नफाज का ऐलान किया था, जिसके तहत 18 से 35 साल की उम्र के तमाम मर्दों और 18 से 27 साल की उम्रों की ख़वातीन के लिए कम अज़ कम 2 साल तक फ़ौज में खिदमत अंजाम देना लाजमी करार दिया गया। इस कानून का मकसद फ़ौजी हुकूमत की जानिब से जमहूरी जद्दोजहद करने वाले ग्रुपों की बगावत कुचलना है। म्यांमार में फ़ौज को मुंतखब सिविलियन हुकूमत से इख्तिदार छीनने के 3 साल बाद वसी पैमाने पर एक मुसल्ला जद्दोजहद का सामना है। हाल ही में नस्ली अक़लियती ग्रुपों के एक मुसल्ला इत्तेहाद ने फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचाया है। यंगून में जुमा के रोज़ थाई सफारत खाने के बाहर हज़ारों मर्द और ख़वातीन म्यांमार से निकलने के लिए कतार दर कतार अपनी बारी के इंतज़ार में हैं, जबकि इस नए कानून के ऐलान से कबल ये तादाद यौमिया 100 अफराद से भी कम थी। सफारत खाने के अमले के मुताबिक वो इस वक्त यौमिया सिर्फ 400 अफराद को ही सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं। म्यांमार की साबका फ़ौजी हुकूमत ने 2010 में लाजमी फ़ौजी तरबियत का कानून मुतारफ़ कराया था, ताहम इस वक्त इस कानून का नफाज नहीं किया जा सका था। मौजूद फ़ौजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ कराए गए इस नए कानून के बारे में भी अब तक तफसीलात आम नहीं की गई, जिनसे ये मालूम हो सके कि मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाए गए लोगों से फ़ौजी हुकूमत को किस तरह की खदमात की तवक्कुआत वाबिस्ता हैं। ताहम नौजवान इस इंतज़ार से कबल ही मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इस वक्त हुकूमत की जानिब से फ़ौज के हामी मलेशियाओं को मुसल्लह करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि वो मुल्क भर में अपने मुखालिफिन जैसे कि पीपल्स डिफेंस फोर्सेज और नस्ली अक़लियतों के ग्रुपों से मुकाबला कर सकें। एक मकामी मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक फरवरी 2021 की फ़ौजी बगावत के बाद से इख्तिलाफ राय पर फ़ौज के क्रैकडाउन में 4500 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और 26,000 से ज़ायद को गिरफ्तार किया जा रहा है। यूनानी पार्लियामान ने हमजिनसों को शादी की इजाज़त देने से मुतल्लिक़ बिल की मंजूरी दे दी। इस इक़दाम ने यूनान को हमजिनस पसंद की शादी को कानूनी हैसियत देने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स मसीही मुल्क बना दिया है। इस बिल को जुमेरात के रोज़ 300 नशिस्तों वाली पार्लियामान में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 176 कानून साजों के वोटों की अक्सरियत से मंजूर किया गया। हमजिनस पसंद वालिदैन के ग्रुप रेनबो फैमिलीज़ की सरबराह स्टेला बेलेना ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि एक तारीखी लम्हा है, यह खुशी का दिन है। यूनानी वज़ीर आज़म किरियाकोस मेत्सोताक्स ने इस नतीजे को मुल्की इंसानी हुकूक के लिए एक संग मील करार दिया और कहा कि यूनानी शादी की मसावात के लिए कानून साजी करने वाला यूरोपीय यूनियन का 16वां मुल्क बन गया है। यह बिल हमजिन्स जोड़ों को बच्चे गोद लेने के हुकूक भी देता है। इस बिल पर वोटिंग से कबल वज़ीर आज़म मेत्सोताक्स ने कहा कि हमजिन्स पसंद जोड़ों के दोनों वालिदैन के पास अभी तक अपने बच्चों को वो चीज़ें फराहम करने के लिए यकसा कानूनी मौक़े नहीं हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें यानी बच्चों को स्कूल से उठाने के काबिल होना, सफ़र करने के काबिल होना, डॉक्टर के पास जाने के लिए या उन्हें हस्पताल ले जाने के काबिल होना, ये वो मामलात हैं जो वो ठीक कर रहे हैं। ताहम यह कानून मर्द जोड़ों के लिए सरोगेसी के ज़रिए वल्दियत की इजाज़त नहीं देता। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो उन ख़वातीन के लिए दस्तयाब है जो सेहत की वजूहात की बिना पर बच्चे पैदा नहीं कर सकती। राय आम्मा की जायज़ों से ये पता चलता है कि ज़्यादातर यूनानी महदूद फ़र्क से इन इस्लाहात की हिमायत करते हैं। इस बिल की हिमायत मेत्सोताक्स के सेंट्रल राइट न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के बहुत से कानून साजों के साथ साथ बाएं बाजू की 4 जमातों ने भी की, जिनमें मरकज़ी अपोजिशन पार्टी सरेज़ा भी शामिल है। इस बिल की मंजूरी के मौके पर पार्लियामान के बाहर शादी की मसावात के मुखालिफिन ने मजहबी शबीहें उठा रखी थी, जबकि इस बिल के हामियों ने हमजिन्स पसंदी की अलामत वाले कौसे क़ज़ा के झंडे लहराए। रविचंद्रन अश्विन भारत के दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 500 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। 37 साल अश्विन से कबल भारत के लिए अनिल कुंबले ने टेस्ट मैचों में ये आला तरीन एजाज़ हासिल किया था। कुंबले ने 132 मैच खेलने के बाद 619 विकेटें हासिल की थी।
दुनियाई टेस्ट में अभी तक सिर्फ 8 बॉलर्स ने 500 विकेटें गिराने जैसा कारनामा सरअंजाम दे रखा है और अब पेशे के लिहाज से आईटी इंजीनियर अश्विन ऐसे नवे खिलाड़ी बन गए हैं। जुनूबी भारतीय शहर चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले अश्विन ने अपने करियर का आगाज़ बतौर आईटी इंजीनियर किया था, लेकिन बाद अज़ां क्रिकेट का टैलेंट और जुनून उन्हें भारतीय कौमी क्रिकेट टीम में ले आया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के सिलसिले में भारतीय शहर राजकोट में जारी टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब अश्विन ने इंग्लिश ओपनर ज़ैक क्राउली को आउट करके 500 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया तो स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने खड़े होकर अश्विन को मुबारकबाद पेश की। अश्विन ने सन 2011 में आलमी कप जीतने वाली भारतीय टीम की नुमाइंदगी की थी, जबकि वो सन 2013 में भी इस भारतीय कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा थे जिसने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। सन 2015 और 16 के सीजन में अश्विन ने 8 टेस्ट मैचों में 48 और 19 T20 इंटरनेशनल मैचों में 27 विकेटें गिराई थी, जिसकी वजह से उन्हें साल का बेहतरीन क्रिकेटर करार दिया गया था। सन 2011 में पहला टेस्ट मैच खेलने वाले अश्विन 98 टेस्ट मैचों में भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और उन्होंने अपने बेस्ट फिगर 59 रन देकर 7 विकेट के साथ 34 बार किसी एक ही इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल कर रखी हैं। पाकिस्तान का कोई भी बॉलर टेस्ट मैचों में अभी तक 500 विकेटें हासिल नहीं कर सका है। पाकिस्तान की तरफ से इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेटें गिराने वाले बॉलर वसीम अकरम हैं, जिन्होंने 414 मरतबा खिलाड़ियों को पेवेलियन की राह दिखाई। दूसरे नंबर पर 373 विकेटों के साथ फास्ट बॉलर वकार यूनुस, जबकि तीसरे नंबर पर साबिक स्टार क्रिकेटर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिन्होंने 362 विकेटें हासिल की थी। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में यासिर अंसारी, मोहम्मद एहतशाम पूर्निया, शानजे, अमीर हसन, मौलाना अब्दुस्सुभान रहमानी, शहनाज खातून, नसीम अहमद नदवी और नसरुल हुदा साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।